हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लास्ट वीडियो के पार्ट को कंप्लीट करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में आपको नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ाया था और उसमें सिर्फ एमसीक्यूज को ही हम कवर कर पाए थे। आज इस वीडियो में हम फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, वन लाइनर प्लस पिक्चर स्टडीज़, ये सारी चीज़ों को कवर करा देंगे। तो एंटायर चैप्टर आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो इससे बियॉन्ड और कुछ नहीं, आपका साथ और मेरा साथ हमें बहुत आगे तक लेकर के जाने वाला है। तो स्टार्ट करें अपने वीडियो को, चलते हैं अपने वीडियो की साइड पे। सो पूरे एंथुजियाज्म के साथ स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम FIVs, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑस्ट्रियन चांसलर होस्ट द कांग्रेस ऑफ वियना। ये कांग्रेस ऑफ वियना को किसने होस्ट किया था, पता है सबको पता है। 1 2 3 4 5 ब्रिकमैट्रिच। किसने किया था? ब्रिकमैट्रिच। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद, सबसे पहले नेशनलिज्म, भैया नेशनलिज्म क्या होता है, ये सबसे पहले हमें कैसे पता चला था? ये सबसे पहले हमें पता चला था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। कहाँ पता चला था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सिविल कोड ऑफ 1804 वाज नोन, सबको पता है। सिविल कोड का दूसरा नाम क्या है? नेपोलियन कोड। ठीक है। बिकेम द एलिगोरी ऑफ जर्मन नेशन, जर्मन नेशन की एलिगोरी क्या था? ये थी जर्मेनिया। कौन थी? जर्मेनिया। फ्रेडरिक सेड्यू वाज, फ्रेडरिक सेड्यू कौन थे? ये थे फ्रेंच आर्टिस्ट। कौन थे ये? फ्रेंच आर्टिस्ट। अच्छा, लास्ट चलते हैं। अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ, ये थे ऑटोमन एम्पायर। क्या था? ऑटोमन एम्पायर। देखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई, अब ट्रू फॉल्स पे चलते हैं। कंजर्वेटिव रिजाइम वाज सेट अप इन 1815, वाज डेमोक्रेटिक इन नेचर। कंजर्वेटिव रिजाइम था, क्या वो डेमोक्रेटिक नेचर में हो सकता है क्या? नहीं ना, एकदम सीधी सी बात है। कंजर्वेटिव ही होंगे ना नेचर में, वो डेमोक्रेटिक कैसे हो सकते हैं? एकदम क्या है ये? फॉल्स है। चलें आगे। अब वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ ए रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट और ए प्रपोजल इज नोन द लेपेटायर। नहीं भाई, गलत है। ठीक है, इसको भी फॉल्स लिख लेना। इन 1861 फ्रेडरिक विलियम फोर्थ वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। ये यूनाइटेड इटली के राजा बने थे। फॉल्स। द टर्म एब्सोल्यूट रिफर्स टू मोनार्कियल गवर्नमेंट, है ना। द टर्म एब्सोल्यूट रिफर टू द मोनार्कियल गवर्नमेंट। एकदम सही। एब्सोल्यूटिज्म मीन्स ही होता है मोनार्कियल गवर्नमेंट। द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज इंडिपेंडेंट नेशन। एकदम सही है, ट्रू। Giuseppe Mazzini formed a secret society called Young Italy for the dissemination of his goals। सही है, उन्होंने बनाई थी ना सीक्रेट सोसाइटी, गिउसेप्पे मैज़िनी ने। आंसर मैच करो भाई अपने, जो बताए हमने सही हैं सारे। चलो आगे चलते हैं, मैचिंग पे चलते हैं अपनी। ये मैचिंग लिखी हुई है आपकी। ब्रोकन चेन, ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, आगे क्राउन ऑफ ओक लीव्स, सॉर्ड, ओलिव ब्रांच अराउंड द सॉर्ड, ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्रे कलर और रेज ऑफ द राइजिंग सन। ठीक है, चलो चलते हैं भाई इसमें हम। ये क्या चीज़ है आपकी? ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन क्या है? ये बीइंग फ्रीड, भाग जाना, बीइंग फ्रीड। आगे देखो, ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ। ई है ना, ये जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ का एक सिंबल था। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ये है हीरोज़। ओक लीव्स के मतलब क्राउन बना देना तो वो हीरोइज्म को शो करता था, ये हम हीरो हैं। सॉर्ड, सॉर्ड मीन्स जैसे तलवार होती है ना, तो ये आ जाता है रेडीज टू फाइट, है ना, तो लड़ाई के लिए तैयार होना, सॉर्ड। ओलिव ब्रांच अराउंड द सॉर्ड, सॉर्ड के चारों तरफ ओलिव ब्रांच को लगा देना, तो विलिंगनेस टू मेक पीस, इसका मतलब हो गया, क्या हो गया कि आप क्या चाहते हैं? पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं। अगर सॉर्ड के चारों तरफ हम क्या लगा लें? ओलिव ब्रांच को लगा लेते हैं। तो ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्री कलर, ठीक है। ये फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 बैंड बाय द ड्यूक ऑफ द जर्मन स्टेट्स, ये वो कलर का फ्लैग था जी। रेज ऑफ द राइजिंग सन, बिगनिंग ऑफ ए न्यू एरा, एक नए युग की शुरुआत, तो रेज ऑफ द राइजिंग सन। योर आंसर्स। 1 मिनट में आप इसको ले सकते हैं, कर सकते हैं। चलें आगे चलें। चलो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लिबरलिज्म, नेपोलियन कोड, द ट्रीटी ऑफ वियना और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। चलो भाई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन।
ट्रांसफ़र ऑफ सोवर्जिनिटी फ्रॉम मोनार्क टू फ्रेंच सिटीज़न, ठीक है। मोनार्क से किस में आ गए थे हम, सोवर्जिनिटी में आ गए थे, फ्रेंच सिटीजन में, तो ये है 4th पॉइंट। उसके बाद आता है लिबरलिज्म, ठीक है। इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने लोगों की फ्रीडम और सबके साथ सबके लिए सब लोग बराबर हो गए। आ जाते हैं नेपोलियन कोड में, रिकॉग्नाइज ग्रीस एज इंडिपेंडेंट, नो ये नहीं है। इंश्योर राइट टू प्रॉपर्टी फॉर द प्रिविलेजेस क्लास, हाँ ये किया था उन्होंने, इंश्योर राइट टू प्रॉपर्टी फॉर द प्रिविलेजेस क्लास, सबको राइट प्रॉपर्टी का अधिकार हो गया था। ट्रीटी ऑफ वियना ब्रॉट द कंजर्वेटिव रिजाइम बैक टू पावर, यही तो हुआ था ट्रीटी ऑफ वियना में, वापस दोबारा से सारे कंजर्वेटिव रिजाइम आ गए थे पावर में। और ट्रीटी ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल, इसमें क्या हुआ था, ये है रिकॉग्नाइज ग्रीस एज इंडिपेंडेंट नेशन, ग्रीस क्या हुआ था, एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया था। आंसर मैच करो, सही है। चलें क्या, चलो भाई, एक पिक्चर बनी हुई है, आइडेंटिफाई द एबव फिगर, नेम द आर्टिस्ट हु पेंटेड द इमेज एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इमेज, ठीक है। चलो अब इसके आंसर की साइड चलते हैं। तो आइडेंटिफाई द एबव फिगर, ये पेंटिंग है किसकी, जर्मेनिया है ये। आर्टिस्ट कौन थे, आर्टिस्ट इज द फिलिप वेट। और इसका मतलब क्या है इस इमेज का, जर्मेनिया बिकम द एलिगोरी ऑफ द जर्मन नेशन, जर्मन नेशन की एलिगोरी बन गई थी जर्मेनिया, जैसे अपनी भारत माता है। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन शी वियर्स ए क्राउन ऑफ ओक लीव्स, वो ओक लीव्स का एक क्राउन पहने हुए हैं। एज अ जर्मन ओक स्टैंड फॉर हेरोइज्म, और ये जो जर्मन ओक है, ये जो पेड़ होता है, ये हीरोइज्म को प्रदर्शित करता है, शो करता है ना। तो जैसे अपने यहाँ होता है ना, ऐसे ही उनके यहाँ भी ये था। तो जैसे अपनी भारत माता हैं, ऐसे ही उनके यहाँ कौन सी जर्मन नेशन की कौन थी, ये थी जर्मेनिया, ठीक है। क्लियर है पिक्चर स्टडी एकदम। चलो अब चलते हैं तुम्हारे 1 मार्क सीरीज की साइड पे। टू विच कंट्री डिड द आर्टिस्ट फ्रेडरिक सेडी बिलोंग, किस कंट्री से थे भाई, ये थे फ्रांस से, किससे थे, फ्रांस से। आर्टिस्ट फ्रेडरिक सेडी बिलोंग टू फ्रांस। व्हाट इज रिफर टू द एब्सोल्यूटिज्म, एब्सोल्यूटिज्म मीन्स क्या होता है, अनरिस्ट्रिक्टेड डेस्पोटिक एंड ऑथोरिटेरियन मोनार्कियल सिस्टम ऑफ रूल और गवर्नमेंट इज रिफर टू द एब्सोल्यूटिज्म, अनरेस्ट्रिक्टेड, कोई रोकेगा नहीं, डेस्पोटिज्म, ऑथोरिटेरियन, ये जो मोनार्कियल सिस्टम था इसको हम क्या कहते थे, एब्सोल्यूटिज्म कहते थे। नेशन को डिफाइन करें भाई, क्या होता है नेशन, तो एक लोगों का जो समूह होता है जो सेम पास्ट, सेम कल्चर, सेम पॉलिटिकल सिस्टम से बिलोंग करते हैं, सेम कॉमन इंटरेस्ट से बिलोंग करते हैं, हम उसे हम क्या कहते हैं, एक नेशन कहते हैं। जैसे हम सब लोग कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, ठीक है ना। तो हम सब कौन हो गए, इंडियन हो गए ना, हम लोग सेम पास्ट है हमारा, कि इंडिया कैसे आज़ाद हुआ था हमारा, ठीक है ना, सेम कल्चर है, सेम पॉलिटिकल सिस्टम है, तो ये सब नेशन हो जाता है। व्हाट वाज द कंसेप्ट ऑफ ए नेशन स्टेट, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट वाज वन in which people and ruler of land came together to develop a sense of common identity and shared history। हम सब लोग एक कॉमन आइडेंटिटी के सेंस को लेकर के डेवलप होते हैं और हिस्ट्री को शेयर करते हैं, ठीक है। हम सबकी कॉमन आइडेंटिटी क्या है, वी ऑल आर इंडियन, है ना, एंड बिलोंग टू इंडियन कल्चर, ठीक है ना। यही होता है एक नेशन स्टेट में। आगे चलते हैं, डिफाइन प्लेब्सिसाइट, ये आ गया था ना, वो जो राइट टू वोट होता है ना, राइट टू वोट जो डायरेक्ट वोट किया जाता है, विच द पीपल ऑफ ए रीजन देमसेल्व्स, किसी चीज़ को, किसी एक प्रपोजल को आप डायरेक्टली एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, ये जो राइट दे रखा है, डायरेक्ट वोट वाला सिस्टम है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्लेबिसाइट, ठीक है। अभी उसमें भी आया था, ये ट्रू फॉल्स में भी था। विच फॉर्म ऑफ मोनो गवर्नमेंट वाज ऑपरेटिंग इन फ्रांस बिफोर द रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन से पहले फ्रांस में कौन सा सिस्टम था, मोनार्कीज थे। व्हाट वाज द मिशन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मिशन क्या था, है ना भैया, बहुत सिंपल था, लोगों को लिबरेट कराना, टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। नेपोलियन कोड क्या था, व्हाट वाज द नेपोलियन कोड, तो नेपोलियन कोड रिफर्स टू रिफॉर्म, उसमें रिफॉर्म्स किए गए थे, कुछ सुधार किए गए थे जो इनकॉर्पोरेट इन एडमिनिस्ट्रेशन टू मेक द सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट, जिससे कि जो सिस्टम था पूरा वो और ज़्यादा रेशनल में जैसे लोग समझ सकें, जैसे लोग एक्सेप्ट कर सकें, है ना, और जो एफिशिएंट हो, जिसमें कुछ हम काम कर सकते हो वो बन सके, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नेपोलियन कोड। क्या कहते हैं इसे हम, नेपोलियन कोड। अब इसमें आंसर हमने दे दिए, इसको बहुत जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, तो इसमें से लर्न कर लेना बहुत आराम से।
तो कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो आगे चलते हैं। नेम द प्रोविंसेस अंडर द हेम्सवर्थ एम्पायर। हेम्सवर्थ एम्पायर के अंदर कौन कौन से प्रोविंसेस आते थे? तो हेम्सवर्थ एम्पायर रूल ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है। इसमें एल्पाइन रीजन भी आता था, जिसमें टायरल, ऑस्ट्रिया, सुडरलैंड, उसमें बोमनिया, ना इटालियन स्पीकिंग जो प्रोविंसेस थे, लॉम्ब्री, विनिया, ये सब आते थे उसके अंदर, इतनी सारी चीज़ें थी। नेम द 2 इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस इन हेम्सवर्थ। 2 का नाम बताना है, तो ये था लॉम्बार्डी और वेनेटिया। लॉम्बार्डी और वेनेटिया। व्हाट वाज द टाई दैट बाइंड द डाइवर्स ग्रुप ऑफ हेम्सवर्थ एम्पायर। क्या एक ऐसी टाई थी जो इतने बटे हुए ग्रुप थे हेम्सवर्थ एम्पायर को, उनको जोड़े हुए थी? तो कॉमन एलायंसेस ऑफ एम्परर, ठीक है, कॉमन एलिजेंसेस ऑफ एम्परर। What did the new social group comprise of that came into being the 19th century comprise of? New social group क्या आया था? The new social group that came into being the 19th century comprised the working class and middle class made up of industrialists, businessmen and professional। इन लोगों के लिए आ गया था। इसमें मिडिल क्लास लोग भी आ गए थे, इसमें बिजनेस भी आ गए थे, अच्छा प्रोफेशनल्स भी लोग थे इसके अंदर, ये सब लोग इसमें और भी आ गए थे। What ideas gained popularity among the educated liberal? क्या आया था? The idea of national unity, नेशनल क्या मिडिल क्लास जो पढ़े लिखे लोग थे उनके बीच में क्या नया आइडिया आ गया था? तो वो चाहते थे कि क्या होना चाहिए? नेशनल यूनिटी होनी चाहिए, है ना। जो प्रिविलेजेस मिले हुए हैं वो बाय बर्थ ना मिल करके आपको उसकी क्वालिटी के हिसाब से मिलनी चाहिए, ठीक है। आगे देखो, व्हाट इज द लिबरल स्टैंड फॉर द न्यू मिडिल क्लास। और क्या था लिबरल मिडिल क्लास? लिबरल स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ लॉ बिफोर द लॉ। इक्वलिटी, सबको लॉ के सामने सब लोग कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। व्हाट डिड द 19th सेंचुरी लिबरल स्ट्रेस अपॉन। तो 19 वही सब होना चाहिए। उन्होंने क्या कर लिया था? उन्होंने बताया था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो पहले नहीं था, है ना, पहले सबकी कैसी थी, सारी जो प्रॉपर्टी होती थी वो गवर्नमेंट की होती थी। उन्होंने कहा नो, नहीं, जो जिसकी है वो प्रॉपर्टी उसकी ही रहेगी। व्हाट द सफ्रेज। सफ्रेज मीन्स क्या होता है? सफ्रेज मीन्स राइट टू वोट, वोट देने का सबको अधिकार था, ठीक है। सफ्रेज मीन्स राइट टू वोट। योर आंसर्स। सॉरी, चले आगे। चलो, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ वुमेन। वुमेन का क्या स्टेटस था? तो स्टेटस ऑफ ए माइनर सब्जेक्टेड टू द अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड, ठीक है। तो नेपोलियन उसमें वुमेन का कोई भी जैसे माइनर होते थे ना कि माइनर बिना अपने पेरेंट्स से कुछ नहीं काम कर सकते थे, ऐसे ही नेपोलियन के उसमें था। व्हाट डिड द लिबरलिज्म स्टैंड फॉर इकोनॉमिक स्फीयर। या फिर हम इसको दूसरा क्वेश्चन भी हमने दे दिया है, इंटरप्रेट द कंसेप्ट ऑफ लिबरलिज्म इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक स्फीयर ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इन यूरोप। तो इन इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर मार्केट की फ्रीडम होनी चाहिए, एबॉलिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड, ठीक है, एंड कैपिटल। इन सब में से जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हमको क्या करने थे? ये हटाने थे। What was the strong demand for the emerging middle class in Europe during the 19th century? तो मार्केट की फ्रीडम चाहिए थी उनको, और जो गुड्स और कैपिटल के मूवमेंट पर जो उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे, सिर्फ उसको हटाना था। दोनों का आंसर लगभग सेम है। What was the basic philosophy of the conservative? कंजर्वेटिव की बेसिक फिलोसफी क्या थी? The basic philosophy of the conservatives was to preserve the traditional institution, कि वो पुराने जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस थे उनको प्रिजर्व रखा जाए, उनको सुरक्षित रखा जाए, जैसे कि चर्च होते हैं, आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, मोनार्कीज थे, सोशल हायरार्कीज थी, इन सबको संभाल के रखा जाए, उनको प्रिजर्व किया जाए। ये उनकी बेसिक फिलोसफी थी। जैसे हम लोग अपने मंदिरों को रखना चाहते हैं, है ना, मॉस्क को रखना चाहते हैं, ऐसे ही। Which dynasty was deposed during the French Revolution and later restored to power by conservatism? ऐसी कौन सी डायनेस्टी थी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने डिपोज कर दी थी? कौन सी थी? बर्बन डायनेस्टी। कौन सी थी? बर्बन डायनेस्टी। What was the nature of conservative regime? कंजर्वेटिव रिजाइम का What was the nature of conservative regime?
तो कंजर्वेटिव कैसा था कंजर्वेटिव रिजाइम्स? तो कंजर्वेटिव था, ऑटोक्रेटिक थे नेचर में। कैसे थे? ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मीन्स क्या है? विदाउट एनी कंट्रोल, उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं था, वो जो चाहते थे वो करते थे, तो वो ऑटोक्रेटिक थे नेचर में। व्हाट वाज द मेजर इशू टेकन बाय द लिबरल नेशनलिज्म ना? तो लिबरल नेशनलिस्ट टुक अप द इशू ऑफ फ्रीडम ऑटोक्रेटिक ऑफ प्रेस। उन्होंने क्या किया था, है ना, फ्रीडम चाहिए थी उनको, ऑटोक्रेटिक ऑफ प्रेस वाले कैसे हो गए थे, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, वो उसको कंट्रोल करना चाहते थे। ये मेजर इशू था, जिससे कि वो उसके उनके अगेंस्ट कोई भी बात को लिख नहीं सकें और लोगों को कुछ भी बता ना सकें, ये चाहते थे वो लोग। ठीक है, चलें आगे। चल 24, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज इन यूरोप? यूरोप में जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनका मेन एम क्या था? मोनार्की को अपोज करना, ठीक है, और क्या था? अपोजिंग मोनार्कियल ऑर्डर, एस्टेब्लिशमेंट वियना कांग्रेस एंड स्ट्रगल फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। और मेन क्या था? लिबर्टी और फ्रीडम के लिए लड़ाई कर रहे थे। ठीक है। व्हाट व्यूज आर द गैसेप्पे मैज़िनी हैव अबाउट इटली? इटली के बारे में एक ये जो गैसेप्पे मैज़िनी थे, इनका क्या एक व्यू था? तो भाई ये मैज़िनी थे जो ये बिलीव करते थे कि गॉड चाहता है, गॉड क्या चाहते हैं? गॉड चाहते हैं कि जो नेचुरल यूनिट है मैनकाइंड की वो बनी रहे। हम सारे लोग कैसे हैं? इटली क्या है? इटली वही पैच वर्क ना बना रहे और सारे लोग मिल करके क्या हो जाए, वो एक हो जाए, ये चाहते थे वो। यही उनका एक विज़न था, यही उनकी एक सोच थी, ये उनकी व्यूज़ थे। ठीक है। हाउ वाज द मैज़िनी डिस्क्राइब बाय द मैट्रिक्स? मैट्रिक्स ने क्या बोला था, है ना? उन्होंने क्या कहा था कि सबसे जो अगर हमारा एक खतरनाक एनिमी है ना, तो वो यही है। ऐसे मैट्रिक्स ने मैज़िनी के बारे में बोल दिया था कि वो मोस्ट डेंजरस एनिमी है। हु हेडेड द कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की इंस्टॉल्ड बाय लिबरल रिवॉल्यूशनरीज इन 1830? ये था लुइस फिलिप। कौन थे? लुइस फिलिप। हु रिमार्क व्हेन फ्रांस स्नीज? सबको पता होगा, डिक मैट्रिक्स ने कहा था कि जब फ्रांस अगर स्नीज करेगा तो पूरे ही यूरोप, बाकी बचे हुए यूरोप में क्या हो जाए, कोल्ड हो जाएगा। हाउ डिड द लॉर्ड बायरन कंट्रीब्यूट टू ग्रीक बार्ड ऑफ इंडिपेंडेंस? क्या किया था इन्होंने? तो लॉर्ड बायरन ये कौन थे? ये एक इंग्लिश पोइट थे ना। उन्होंने फंड ऑर्गेनाइज किया था ग्रीक स्ट्रगल के लिए और उसमें पार्टिसिपेट भी किया था। तो उनका ये कंट्रीब्यूशन था। क्या किया था? ये कौन थे? ये एक डॉक्टर थे, है ना, और पोइट, सॉरी डॉक्टर नहीं, इंग्लिश पोइट थे, और उन्होंने उसके लिए काफ़ी अपना फंड इकट्ठा करके उन्होंने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर दिया था। व्हाट डिड रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट क्रिटिसाइज? रोमांटिक आर्टिस्ट और पोइट क्या क्रिटिसाइज़ करते थे? वो उनको साइंस नहीं अच्छी लगती थी। रोमांटिक आर्टिस्ट थे ना, चाहते भी वो साइंस को पसंद नहीं करते। एक्चुअली क्यों नहीं पसंद करते थे? तो साइंस में हर चीज़ के पीछे रीज़न होना चाहिए, बेस होना चाहिए, कारण बताओ भाई ये क्या है, कैसे है, क्या है ना। लेकिन वो तो इमेजिनेशन रहता ना उनकी, बस चले तो वो आसमान धरती पे भी उतर सकता है और धरती आसमान पे भी जा सकती है, पर साइंस तो ये नहीं मान सकती ना। इसलिए ये जितने भी रोमांटिसिज्म वाले जो पोइट थे उनको साइंस से सख्त नफरत थी, वो लोग उसको पसंद नहीं करते थे बिल्कुल भी। ठीक है ना, क्योंकि वो इमेजिनेशन पे बेस होता है और साइंस हमारी इमेजिनेशन पे बेसिस नहीं होती, वो रियल चाहता है। चलें आगे चलते हैं। हु क्लेम द ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू डिस्कवर्ड अमॉन्ग द कॉमन पीपल? ये किसने क्लेम किया था? तो जर्मन फिलोसफर थे एक, रोमांटिज्म, जॉन गॉटफ्राइड। कौन थे? जॉन गॉटफ्राइड। व्हाट इज मेन बाय द दासबुक? दासबुक मतलब होता है कॉमन पीपल। ये जर्मन का एक वर्ड है और इसका मीन्स होता है कॉमन पीपल। आंसर की आप फोटो खींच लें जल्दी से। क्या करते हैं आप लोग? स्क्रीनशॉट लेते हैं। हो गया, चलें आगे। चल, व्हाट वाज द टर्म गिवन टू ट्रू स्पिरिट ऑफ ए नेशन इन जर्मनी? कौन सा टर्म इसको दिया गया था? इसको दिया गया था वोक गीस्ट। क्या था? वोक गीस्ट, VOLKS और GEIST। ठीक है। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द राइज इन पॉपुलेशन? अब जब पॉपुलेशन राइज हुई थी यूरोप में, है ना, तब क्या हुआ था? याद है कुछ? इसमें अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया था और चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी। बहुत अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया था क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी ना। तो हंगर स्ट्राइक वाला आया था ना एक पैरा अपना, है ना, हंगर स्ट्राइक, तो वही हो गया था। वेयर वाज द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंटेड? कब हुआ था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट? कहाँ हुआ था ये सर? वो था ना चर्च ऑफ सेंट पॉल। वाई डिड द मिडिल क्लास लॉस इट्स सपोर्ट आफ्टर द फेलियर
आफ्टर द फेलियर ऑफ द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। मिडिल क्लास लोगों ने अपना सपोर्ट क्यों हटा लिया था जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल हो गया था? क्यों? क्योंकि दे रेसिस द डिमांड ऑफ द वर्कर्स एंड द आर्टिसंस। वर्कर्स और आर्टिसंस की डिमांड भी तो चाहते थे ना वो लोग, इसलिए उन्होंने अपना सपोर्ट वहाँ से हटा लिया था। विच स्टेट लेड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी किसने इसको लीड किया था? प्रूशिया ने। प्रूशिया लेड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है। हु होल्ड द क्रेडिट ऑफ यूनिफाइंग जर्मनी? किसको क्रेडिट मिल गया था जर्मनी को यूनिफाइड करने का? ऑटोमन बिस्मार्क को। किसे मिला था? ऑटोमन बिस्मार्क को। 39 हु वाज प्रोक्लेम्ड द जर्मन एम्परर इन ए सेरेमनी हेल्ड एट वर्सेल्स इन जर्मनी 1871? ये कौन है? ये थे कौन से एम्परर थे? ये थे केसर विलियम फर्स्ट। केसर विलियम फर्स्ट। चलो 40 हु हेडेड सर्दिनिया पिडोमांट? किसने हेड किया था इसको? यहाँ पे किंग विक्टर एनामल सेकंड। किंग विक्टर एमेनुअल सेकंड। हु लेड द मूवमेंट टू यूनिटी द रीजन ऑफ इटली? इटली के यूनिटी को किसने किया था लेड? ये थे चीफ मिनिस्टर सर्दिनिया पिडोमांट कैवर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेम द एथनिक ग्रुप हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइसेस, द इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। ये एथनिक ग्रुप था पूरा जो ब्रिटिश आइल्स में रहता था। कौन कौन से थे? इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द एक्ट ऑफ द यूनियन 1707? क्या रिजल्ट निकला था इसका? फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के साथ यूके बन गया था यहाँ पर। देख लो आंसर आपके। चले, नाउ मूव टू योर लास्ट पेज। व्हाट इज एन एलिगोरी? क्या होता है एलिगोरी? अभी बताया था ना, एक इमेजिनेशन होती है ये कि हम एक पर्सन को ऐसा ट्रीट कर दें जैसे हमने भारत माता को किया हुआ। क्या वो कोई माता है? क्या किसी ने देखा है? नहीं ना। हमने अपने इंडिया को एक ऐसी फिगर में शेप अप कर दिया, ऐसे ही जर्मन में उसको कर दिया गया था। बस उसको ही हम क्या कहते हैं, इस इमेज को ही हम क्या कहते हैं? एलिगोरी कहते हैं। हु रिप्रेजेंटेड फ्रांस एज नेशन? फ्रांस एक नेशन है, ये किसने रिप्रेजेंट किया? मैरिन ने। MARIANE, मैरिन। व्हाट वाज जर्मेनिया? जर्मेनिया कहाँ की एलिगोरी थी? जर्मनी की एलिगोरी थी भाई। हु वर स्लेव्स? पता है स्लेव्स कौन? स्लेव्स होते हैं हमारे दास। ठीक है, तो ये पहले दास प्रथा थी, यहाँ पर उनको रख लिया जाता था और उनसे काम कराया जाता था। वो सारे कौन होते थे? वो दास होते थे। उन्होंने डेफिनेशन छोटी सी लिख दी है इसमें। व्हाट मेड द बाल्कन एरिया एक्सप्लोसिव? बाल्कन एरिया इतना एक्सप्लोसिव था क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा क्या था? उसमें रोमांटिक, नेशनलिज्म एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर में फैल गया था, इसलिए बाल्कन एरिया सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो गया, सबसे ज़्यादा यहाँ पर हो रहा था। नेम द पावर डेट कीन इन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर ओवर द बाल्कन एंड एक्सटेंडिंग देयर कंट्रोल ओवर द एरिया। कौन कौन चाहता था बाल्कन के ऊपर अपना कंट्रोल करना? तो रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रिया हंगरी। ये चार लोग थे। रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रिया हंगरी ये चाहते थे बाल्कन के एरिया को अपने पर कंट्रोल करना। व्हाट लेड यूरोप इनटू डिज़ास्टर इन 1904? 1914 में यूरोप में डिज़ास्टर, नेशनलिस्ट एलाइड विद इम्पीरियलिज्म, ये हुआ था। ये डिज़ास्टर में बदल गया था। ठीक है, आई थिंक आपके क्वेश्चन हमने बहुत कवर करने की यहाँ पर कोशिश की है और शायद मेरी ये कोशिश आपके काम भी आ सके और आपके लिए बेनिफिशियल ये साबित हो जाए। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है या क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत होती है तो आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हो। टेलीग्राम पर भी मिल सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे आपका चल रहा होगा, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, इसको तैयार करें क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमने एंटायर चैप्टर का वीडियो भी आपको डाल रखा है, आप हम उससे भी मिल सकते हैं। ठीक है, ओके चिल्ड्रन, तो इसको रिवाइज करें, इसकी प्रैक्टिस करें और